आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद्या में। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल साइंस का, जो हम लोग 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। उसका सेट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल हम लोग 20 सेट्स डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को अगर पसंद आ रहा है आपको, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेटेड हों और आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, जनरल साइंस के बाद बाकी सब्जेक्ट्स को भी, और 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 2। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का, वो क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स। ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत लीस्ट लाइकली है कि यूज़ होगा? मतलब बाकी जो 3 हैं वो यूज़ होते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री में, लेकिन एक कंपाउंड नहीं यूज़ होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी जो है, आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स और परफ्यूमरी यानी परफ्यूम इंडस्ट्री का बहुत ही सिम्बायोटिक बॉन्डिंग है। कहने का मतलब है कि शायद ही ऐसा कोई फ्रेगरेंस है वर्ल्ड में, कोई सुगंध है जिसमें एल्डिहाइड ना हो। ठीक है, ईस्टर्स में भी फ्रेगरेंट ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ में यूज होता है? परफ्यूम बनाने में, इसेंशियल ऑयल्स बनाने में, फूड फ्लेवरिंग्स में, कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, परफ्यूमर्स अल्कोहल भी एक तरह का स्पेशल फॉर्मुलेशन है जिसका यूज़ परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो बाकी तीनों मतलब अल्कोहल्स, ईस्टर्स और एल्डिहाइड्स का यूज़ होता है परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यूज़ नहीं होता है। लीस्ट लाइकली है कि उसका यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच एसिड इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। यानी जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम कौन से एसिड का यूज़ करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो भी प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, उनका नाइट्रिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है उनके क्लीनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट का एक फेनोमेनन है, एक प्रॉपर्टी है, और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ नहीं होता है। मतलब बाकी 3 में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता होगा, एक ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलियोडोस्कोप। ठीक है, कैलियोडोस्कोप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन नहीं देखा जाता है। मिराजेज इन डेजर्ट्स, डायमंड स्पार्कल और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट रेज इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ये तीनों में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन देखा जाता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा फेनोमेनन है जो तब ऑकर होता है जबकि लाइट रे एक मोर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एक लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ट्रैवल करे। ठीक है, और इसका एक और कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन ऑकर करता है। अब कैलिडोस्कोप क्या है? तो इसको पॉपुलरली कहा जाता है 22 डिग्री सर्कुलर हेलो ऑफ द सन और द मून। ठीक है, या फिर मून रिंग भी कहा जाता है या विंटर हेलो भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कन्वेंशनली यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स? इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम बिल्डिंग्स के वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको हम दूसरा नाम क्या है, इसको कैसे नेम करते हैं? तो इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO को मिक्स कर दिया जाता है वाटर से, H2O से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, CaOH2। ठीक है, और यही CaOH2 का यूज होता है वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसको स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 को जब वाटर H2O से रिएक्ट करवाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO का ड्राई स्टेट एक रॉ मटेरियल के लिए यूज़ आता है कब? जब पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड के ड्राई स्टेट का यूज़ होता है। ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ नोन एज वॉशिंग सोडा? अब इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CA3। और ये इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किस रेंज में है? बेसिक रेंज में है। मतलब हम जानते हैं सॉल्यूशन 3 टाइप का हो सकता है, एक एसिडिक सॉल्यूशन, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन और एक बेसिक सॉल्यूशन। तो ये बेसिक रेंज में है, यानी इसका जो pH है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 7। ठीक है, और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में भी करते हैं। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? तो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स इन वाटर। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है उसी का दूसरा नाम है, उसी को क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसका यूज़ हम क्या करते हैं? बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, केक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द सब्सटेंसेस विथ pH लेस देन 7 आर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है, पाँचों में से पाँचवा तो ऑल ऑफ द एबव है, लेकिन बाकी जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका pH लेस देन 7 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द, यानी चारों ही, गैस्ट्रिक जूसेस, कॉफ़ी, एप्पल जूस और लिक्विड इन द कार बैटरी। ये चारों जो सब्सटेंसेस हैं ये चारों ही इनका pH लेस देन 7 है। अब लेस देन 7 का pH लेस देन 7 होने का क्या मतलब है? तो देखिए तीनों जो सॉल्यूशंस हैं, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका pH इक्वल टू 7 होता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसका pH लेस देन 7 होता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसका pH ग्रेटर देन 7 होता है। ठीक है, और किसी भी सॉल्यूशन का pH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे pH का वैल्यू घटता जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आपको मैंने कुछ कॉमन सब्सटेंसेस का pH दिया है, इसको प्लीज़ लर्न कर लीजिए। और ये आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इन कॉमन सब्सटेंसेस के बारे में कि इसका pH कितना है या फिर किस रेंज में है। तो यहाँ आपको रेंज भी दिया गया, एक बार आपको रेंज याद हो जाएगा तो आप वैल्यू उसमें से जज कर पाएंगे कि कौन सा करेक्ट वैल्यू हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है pH वैल्यू कुछ कॉमन सब्सटेंसेस का, इसको आपको लर्न करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एमंग द फॉलोइंग इज। 4 मेटल्स दिए हुए हैं, चारों में आपको बताना है कि कौन सा मेटल जो है वो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो देखिए नॉर्मली हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं जब वायरिंग होती है तो एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, लेकिन जो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर।
लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है, इसीलिए इन नॉर्मल कोर्स हम कॉपर का यूज़ करते हैं। तो सिल्वर हमारा बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ऑप्शन डी। ठीक है, और इसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है। और सिल्वर के बाद अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कॉपर आएगा और फिर उसके बाद गोल्ड आएगा। और सिल्वर जो है उसका हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है, मतलब वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो होता है, साथ ही साथ बेस्ट थर्मल कंडक्टर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेप्थ ऑफ सी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, मतलब सी के डेप्थ को कैसे मेज़र किया जा सकता है, या कोई अगर ऑब्जेक्ट है सी में पानी के नीचे तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं वो है सोनार टेक्निक, ऑप्शन बी। ठीक है, और सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? तो वाटर के अंदर, अंडर वाटर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार में किस तरह का वेव्स यूज़ होता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स। और सोनार का ही यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वाटर में सबसे ज़्यादा दूर तक जो वेव ट्रैवल कर सकता है वो साउंड वेव्स है। मतलब रेडार्स और लाइट वेव से भी ज़्यादा साउंड वेव्स जो है वो वाटर में सबसे ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अब कुछ ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। तो रिफ्रैक्टोमीटर क्या है? तो रिफ्रैक्टोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम रिफ्रैक्शन के इंडेक्स को मेजर करते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या है? तो ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिससे हम किसी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन तो सिंपल है, ये फर्स्ट स्टेप है जिससे कि हम डिज़ायर्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रॉ मटेरियल्स में से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, 9 क्या है? ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन एंड इंडाइजेशन वॉज एडवाइज बाई द डॉक्टर टू टेक प्रोबायोटिक्स। द प्रोबायोटिक्स हेल्प टू। प्रोबायोटिक्स टर्म आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में, और नॉर्मली आप आजकल प्रोबायोटिक्स का ऐड भी आता है, एडवर्टाइजमेंट। तो आखिर प्रोबायोटिक्स है क्या? ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स के बारे में जान लीजिए कि प्रोबायोटिक्स आर मेड अप ऑफ गुड लाइव बैक्टीरिया और ईस्ट्स दैट नेचुरली लिव इन द बॉडी। और इसका एग्जांपल क्या है? तो लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरियम। ठीक है, और ये जो प्रोबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया और यीस्ट, ये क्या करता है? हमारे ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखता है, हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करके और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके। ये किस चीज़ में मदद करता है? तो डाइजेशन ऑफ फूड में, कंट्रोलिंग डिजीज़ेज़ जो पैथोजेंस या बैड बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं हमारे बॉडी में, विटामिन्स बनाने में हेल्प करता है, और जो मेडिकेशंस हम लेते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में या एब्जॉर्ब करने में हमारे बॉडी का हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन। और प्रोबायोटिक्स नेचुरली हमारे बॉडी में हमको कैसे मिल सकता है? तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो कि रिच इन फाइबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डॉक्टर्स रिकमेंडेड रियल टाइम PCR टेस्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्ट्स। अब देखिए, कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेस्ट्स के बारे में बताया गया हमको, या जिनको नॉर्मल यूज़ में लाया गया, जैसे RT-PCR टेस्ट हो गया, एंटीजन टेस्ट हो गया। उसी तरह रियल टाइम PCR टेस्ट है। तो ये वायरस के किस प्रॉपर्टी को डिटेक्ट करता है? ठीक है, कोई टेस्ट ऐसा होगा जो वायरस के प्रोटीन को डिटेक्ट करेगा, कोई उसके स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, कोई RNA को डिटेक्ट करेगा। तो रियल टाइम PCR टेस्ट जो है वो वायरस के RNA को डिटेक्ट करता है, यानी ऑप्शन सी, RNA ऑफ वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द ब्लू कार्बन। अब ब्लू कार्बन जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए, जहाँ भी आपको इन्वायरमेंट के केस में ब्लू वर्ड मिले तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ओशन, सी या वाटर से रिलेटेड है। जैसे आपने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, तो वो किससे रिलेटेड है? फिशरी से रिलेटेड है।
तो कभी भी आपको इन्वायरमेंट के केस में अगर ब्लू वर्ड यूज सुनने को मिले तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ओशन, सी, वाटर से रिलेटेड है। तो ब्लू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लू कार्बन, ऑप्शन ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। अब ये 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, फॉर्न, लीचेन, मॉस, मशरूम। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको एक ऐसे सरफेस पे भी सर्वाइव करता हुआ मिल जाएगा जहाँ सॉइल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा, 2 ऑप्शन है, दो आंसर है इसका, ऑप्शन बी और सी, यानी लिचन और मॉस। ये दोनों ही आपको ऐसे सरफेस पे भी ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ की सॉइल नहीं है। इनफैक्ट लिचन और मॉस रॉक्स पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। बाकी फर्न और मशरूम को सर्वाइव करने के लिए सॉइल, ऐसे सरफेस की ज़रूरत होती है जहाँ पे सॉइल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट हम नॉर्मली घर में आजकल यूज़ करते हैं, ऑल आउट, गुड नाइट, ठीक है। और अब बहुत सारी हर्बल अगरबत्ती भी आ गई है जो मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करती है। तो ये हमको ऑप्शन में यहाँ पे 4 ग्रासेस दिए हुए हैं और हमको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा ग्रास है जिसका यूज़ एक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ऑयल जो है ये एक इफ़ेक्टिव रिपेलेंट है, मॉस्किटोज़ के अगेंस्ट भी और हाउस फ्लाइज के अगेंस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, मैलिग्नेंट मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। मैलिग्नेंट मलेरिया जो है ये किसके थ्रू कॉज होता है। तो हम लोगों ने सेट 1 में भी पढ़ा था कि मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण नहीं, एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण कॉज होता है और उसका क्या नाम है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। और मैलिग्नेंट मलेरिया को ही हम सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं या पर्निशियस मलेरिया भी बोलते हैं, और ये हमारे ब्रेन को और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ इन्फेक्टेड बाय द वायरस कॉज जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस। अब देखिए, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस भी एक वायरल डिजीज़ है और बहुत ही लीथल डिजीज़ है, ठीक है। और ये किस चीज़, हमारे बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट करता है, तो हमारे बॉडी के ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है, ऑप्शन सी, ब्रेन, ठीक है। रेनी सीज़न या रेनी सीज़न के जस्ट बाद ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैलता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, और ये बहुत ही लीथल डिज़ीज़ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाय। आप जानते हैं डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस लिए, हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक है। तो वो जो हमारे हार्ट बीट का साउंड डॉक्टर्स के कानों तक पहुंचता है, तो वो साउंड के किस प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। यानी साउंड वेव जो है हमारे हार्ट बीट का जो साउंड है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके और तब डॉक्टर के कान तक पहुंचता है और उसी को वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ट्राइसोमी 21 इज़ नोन एज। ट्राइसोमी 21 एक डिज़ीज़ है, एक जेनेटिक डिज़ीज़ है इनफैक्ट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम एक ही डिज़ीज़ है। और इसमें होता क्या है, तो देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं, यानी टोटल 46। इसमें से अगर एक कम हो जाए या एक ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है, जेनेटिक डिजीज़ हो जाता है एक तरह से। तो इस केस में डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 के केस में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में 46 के बजाय 47 क्रोमोज़ोम होता है, ठीक है। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक डिज़ीज़ का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जूनोटिक डिजीज़। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। तो जूनोटिक डिजीज़ आखिर होता क्या है, तो जूनोटिक डिजीज़
एक ऐसा डिजीज़ है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है, मतलब एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है, वैसे डिजीज़ को क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज़। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, म्यूकोरमाइकोसिस। उसके अलावा जो 3 ऑप्शन है, रेबीज़, प्लेग और सार्स, ये तीनों ही जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब थ्रू एनिमल्स ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं। अब म्यूकोरमाइकोसिस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है और बहुत ही सीरियस फंगल इन्फेक्शन है। कोविड के सेकेंड वेव में आपने सुना होगा कि बहुत सारे पेशेंट जो कोविड से रिकवर कर गए थे उनको ये फंगल इन्फेक्शन हुआ था, म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल? अब देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं विटामिन्स के और आपको बताना है कि कौन कौन सा विटामिन ऐसा है जो फैट सॉल्युबल है। हमारे बॉडी में जितने भी विटामिन्स हमको मिलते हैं, चाहे तो वो कुछ जो हमारे बॉडी में प्रिपेयर होते हैं या जो हम फूड के थ्रू हमको मिलता है हमारे डाइट के थ्रू, उसमें से कुछ विटामिन जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ जो है फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, ये चारों जो हैं ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन्स फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी और सी क्या है? वाटर सॉल्युबल। विटामिन के जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे बॉडी में और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में। आपको कहीं पे कट हो जाए बॉडी में और जो ब्लड फ्लो होने लगता है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वो खुद ही नेचुरली क्लॉट हो जाता है। अगर वो क्लॉट ना हो तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा ब्लड का और पर्सन का डेथ भी हो सकता है। तो ये विटामिन के कारण ही ऐसा होता है कि हमारा ब्लड क्लॉट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो रिलेटेड है डेंसिटी ऑफ वाटर से? तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर जो है आपका वो मैक्सिमम होता है किस टेम्परेचर पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे आप वाटर का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है और उसका वैल्यू क्या है? तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। दो टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज इन एग्जॉस्फियर इज़। अब देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ पे उसको हम लोगों ने कुछ लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन एग्जॉस्फियर जो आपका लेयर है, अब एग्जॉस्फियर कौन सा लेयर है? तो एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब जो जाके आपको स्पेस से मिल जाता है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम कॉम्पोजिशन किन गैसेस का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जॉस्फियर हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो स्पेस से टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास? 4 रॉ मटेरियल्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा रॉ मटेरियल ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिप्सम। बाकी 3 जो है सोडा, एलुमिना और बोरेक्स, ये तीनों ही एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ। सोल्डर किस चीज़ का, किस किस चीज़ का एलॉय है? तो ये एलॉय है आपको लेड और टिन का। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, लेड का सिंबल है Pb और टिन का सिंबल है Sn। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन यानी Pb एंड Sn, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? अब आपको ऑप्शन में, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा पॉसिबल है, मतलब उससे लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल
है ही नहीं। तो देखिए टेम्परेचर को हम 3 यूनिट्स में मेज़र करते हैं नॉर्मल कोर्स में, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन इन तीनों में केल्विन स्केल जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। और इसीलिए केल्विन स्केल पे जो 0 डिग्री का रीडिंग होता है वही एब्सोल्यूट ज़ीरो माना जाता है, यानी 0 केल्विन, 0 के जो है उसी को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मानेंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर का हमने बताया 3 यूनिट है, लेकिन जो 2 यूनिट है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, यही दोनों स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर का। और अगर आप केल्विन और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशन जानना चाहें तो 0 केल्विन जो है वो सेल्सियस स्केल पे होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 केल्विन इज़ इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिएगा जो क्लोजेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, -273 डिग्री सेल्सियस। यही आपका लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, यानी 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। न्यूमेरिकली 2 थर्मोमीटर्स, वन इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड अनदर इन सेल्सियस स्केल शैल रीड सेम एट। देखिए ऊपर हमने पढ़ा कि हम 3 यूनिट्स में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए 2 थर्मोमीटर है, एक है वो फ़ारेनहाइट स्केल का है और एक है सेल्सियस स्केल का है। तो दोनों जो है, दोनों का रीडिंग न्यूमेरिकली कहाँ पे एक बराबर होगा, ठीक है। तो वो होगा आपको ऑप्शन ए, यानी -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों का रीडिंग, दोनों थर्मोमीटर्स का रीडिंग न्यूमेरिकली बराबर होगा, ठीक है। तो ये था आपका सेट नंबर 2 का 25 क्वेश्चन। सेट नंबर 1 में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया, सेट नंबर 2 में भी हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किया, और आगे भी हम 18 और सेट्स लेके आएंगे जनरल साइंस में। तो हमारा टोटल 500 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, और फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी 1 बाय 1 टच करेंगे। देखिए 2 बातें हैं, एक तो ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई रैंडमली सेलेक्टेड कहीं से पिक नहीं कर लिया गया है, बहुत ही जुडिशियसली सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, या फिर जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सीरियसली इन क्वेश्चंस को पढ़िए। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हम लोग उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जानकारी ले रहे हैं। मतलब बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं या कुछ और ऐसा फैक्ट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ये 25 क्वेश्चन समझिए कि कम से कम आप 75-80 100 क्वेश्चंस के आसपास आप इन 25 क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। हमारे इस एफ़र्ट को थोड़ा मोटिवेट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ और ऐसे एस्पिरेंट्स जो आपके कांटेक्ट में हों जिनको इनसे फ़ायदा हो सकता है, उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।